हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो क्लास है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। और क्लास 12th में बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लें बेटा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया था। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया था सभी एलिमेंट्स को। तो हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा कहाँ पर पढ़ लिए हैं? 11th क्लास में पढ़ लिए हैं। और पी ब्लॉक में कुछ ग्रुप हमने 11th क्लास में पढ़ लिए थे। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को हमने 11th क्लास में पढ़ा था। अब 12th क्लास में हमें ग्रुप 15 से लेकर के और ग्रुप 18 तक पढ़ने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बेटा मैं बताना चाहूँगा डिफाइन को कि वे एलिमेंट्स जिनका डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन। अब बात करें कि डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या होता है। किसी भी एलिमेंट्स का एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय, किसी भी एलिमेंट्स का एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय जो इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में अंतिम स्थान ग्रहण करता है, जिस सबसेल में अंतिम स्थान ग्रहण करता है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बात आई है बेटा डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन की, तो थोड़े मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मेरे पास है बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इसका एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p3 अंतिम स्थान यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन ने कौन सा स्थान ग्रहण किया हुआ है? देखो पी सबसेल में उसने स्थान को ग्रहण किया हुआ है, तो इसको हम कह देते हैं बेटा क्या? डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर हो गई? एक एक वर्ड को आप समझते जाएंगे। इसको कह देते हैं बेटा डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि किसी भी एलिमेंट्स का एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय जो इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में अंतिम स्थान ग्रहण करता है उसको हम कह देते हैं क्या? डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? तो डिफाइन को अब आप समझें कि वे एलिमेंट्स जिनका डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल के पी सबसेल में फिल होता है उसे हम कहते हैं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18, यानी ग्रुप 13 से लेकर के और ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। वो सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि बेटा जो 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप में जो हीलियम है वो पी ब्लॉक में नहीं आता है, क्योंकि उसका डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सबसेल में फिल होता है, तो वो एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? लेकिन इनर्ट गैसेस की प्रॉपर्टीज रखने के कारण उसको वहाँ पर स्थान दे दिया गया है। इनर्ट गैसेस के साथ उसको रखा गया है क्योंकि उसकी हीलियम की जो प्रॉपर्टीज हैं उस ग्रुप के अदर गैसेस के साथ में कुछ सेम है, इसलिए उसको वहाँ पर रखा गया है। तो चलिए आज हम समझते हैं बेटा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की हमने आपको डिफाइन बता दी। अब पीरियोडिक टेबल में किस किस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं और उनमें कौन कौन से एलिमेंट रखे हुए हैं उस पर थोड़ी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास को। और मेरा आपसे कहना है कि कॉपी और पेन को बेटा साथ में लेकर के बैठे, क्योंकि नोट भी करना पड़ेगा। ठीक है ना वीडियो आप देखेंगे पता ही नहीं चलेगा हमने वीडियो में क्या देखा था। ठीक है ना? तो कॉपी और पेन को आप साथ में लेकर के बैठें। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको बेटा कि यहाँ दर लिख रहा हूँ मैं ग्रुप। ये है बेटा ग्रुप है बेटा 13, 14, 15, 16, 17 और ये बेटा 18। इसको हम कहते हैं थर्ड ए, इसको कहते हैं थर्ड ए, ये फोर्थ ए, ये बेटा 5th ए, ये 6th ए और ये 7th ए और इसके बाद इसको हम कहते हैं 8th ए। इसको 0 ग्रुप भी कह देते हैं। ठीक है ना? बोलो दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? अब लाइन अप कर लेते हैं इसको। चलिए हमारे पास ग्रुप हो गए बेटा कितने? 3 और 3 6 ग्रुप हो चुके हैं। ठीक है ना? अभी हम बता देंगे आपको कि कौन कौन से ग्रुप आपने 11th क्लास में पढ़े थे बेटा और कौन से ग्रुप आपको 12th क्लास में पढ़ने हैं। तो चलिए आप टेबल बना लें हमारे साथ में। तो ये हो गया ग्रुप 13,
अब ग्रुप 13 में बेटा कौन कौन से एलिमेंट है ये भी ध्यान देना है आपको, और मैं चाहूँगा कि आपको यहीं की यहीं याद हो जाए। बोलो, यहीं की यहीं याद हो जाए, यानी क्लास में ही आपको याद हो जाए। तो ग्रुप 13 में बेटा हम कह देते हैं, ग्रुप 13 को क्या कह देते हैं, ग्रुप 13 में जो एलिमेंट रखे हुए हैं उनको हम इस ट्रिक से याद कर लेते हैं कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। और 14 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम किस ट्रिक से याद करते हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, या कहे शिव जी और सुनो प्रभु। ठीक है ना। अब ग्रुप आता है हमारे पास 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम किस तरीके से याद करते हैं भाई, इस तरीके से याद करते हैं कि नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। और फिर उसके बाद ग्रुप 16 आता है, तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को हम याद रखते हैं बेटा ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो पहले ये ट्रिक याद करने की मैं यहाँ पर ट्रिक लिखूंगा और बताऊंगा अभी दोबारा। पहले एलिमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो ग्रुप 13 में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेटा, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। ठीक है ना। यानी बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरोन कह सकते हैं, यानी बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और बेटा थैलियम है। इतने एलिमेंट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेटा ग्रुप 14 की। कहे सीता जी और सुनो प्रभु। मतलब क्या हुआ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और बेटा लेड। इसमें है बेटा ग्रुप 15 में नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, सब बीमार। मतलब क्या हुआ, मतलब नाना मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फॉस्फोरस, एएस का मतलब आर्सेनिक और एसपी का मतलब बेटा क्या हुआ, एसपी का मतलब हो गया बेटा एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ। इसमें लिखते हैं हम ओल्ड स्टाइल से टीपो। मतलब याद हो गया होगा अब आपको मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, फूफा कल इमली, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इसमें है बेटा हीलियम। हीलियम को मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो हीलियम। हीलियम के बाद है बेटा नियोन, नियोन के बाद है आर्गन, आर्गन के बाद है क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद है जीनोन, जीनोन के बाद है बेटा रेडोन, यानी आरएन है। ठीक है ना, आरएन है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी बेटा, हम बात कर लेते हैं इनके एटॉमिक नंबर की। तो बेटा एक मैजिक नंबर आपको मैं बताना चाहूँगा। क्या मैजिक नंबर है हमारे पास वो बताना चाहूँगा मैं आपको। 8, 18 यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर दिख रहा है ना सही बच्चों को, चलिए नीचे लिख देता हूँ, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं बेटा मैजिक नंबर, एटॉमिक नंबर याद रखने का ट्रिक। यानी मैजिक नंबर है हमारे पास 8, 18 और 18 और 32। चलिए कितने डिजिट हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 डिजिट हो गए बेटा। इसका तो एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, 5, 6, 7, 8, 9 और ये बेटा 10। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है बेटा, मैं बता दूं आपको, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। बोरोन में बेटा 8 प्लस करेंगे, किसमें, बोरोन में बेटा 8 प्लस करो, यहाँ पर 8 प्लस कर दो तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, देखो 13 हो गया। इसमें फिर 18 प्लस कर दो, किसमें 18 प्लस कर दो, 13 में बेटा 18 प्लस कर दो, 18 प्लस कर दो तो कितना हो गया, बोलो 13 में 18 प्लस करना है, तो प्लस को इधर में लिखता हूँ, 18 प्लस करना है तो कितना हो जाएगा बेटा, 31 हो जाएगा। 31 हो गया। अब 31 में कितना प्लस करना है बेटा, 31 यहाँ लिखते हैं ना 31। अब 31 में कितना प्लस करना है, फिर 18 को प्लस करना है, तो यहाँ पर फिर 18 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा, 49 हो जाएगा, 49। तो इंडियम का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो 49 है। अब 49 में कितना प्लस करना है बेटा, 32 प्लस करना है, तो इसमें 49 में 32 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, थैलियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, थैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा। चलिए बता दें जल्दी, मैजिक नंबर से बता दें मुझे, मैजिक नंबर से बता दें 81,
यानी 81 होगा, 32 और प्लस 49 81 हो गया। ठीक है ना। ये था बेटा ट्रिक, यानी एटॉमिक नंबर याद रखने का, क्योंकि इसका तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका याद रख लो, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का और नियोन का, और सब मैजिक ट्रिक से आप निकालते चले जाएंगे। बोलो कैसा लगा आपको, सही है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर बेटा, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 था, उसमें हमने मैजिक नंबर लगा दिया, 8 प्लस कर दिया। तो 5 में 8 प्लस किया तो एल्यूमिनियम का निकल के आ गया 13। ठीक है ना। अब 13 एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है, इसमें हमने कितना प्लस किया, 18 को प्लस किया तो गैलियम का निकल के आ गया बेटा 31। ठीक है ना। अब 31 गैलियम का है तो इसमें हमने कितना प्लस किया, इसमें हमने 31 में कितना प्लस किया, यानी 18 को प्लस किया तो हमारा इंडियम का निकल के आ गया 49, और 49 में हमने 32 को प्लस किया तो थैलियम का एटॉमिक नंबर निकल के आ गया 81। बोलो क्लियर हो गया। मैजिक नंबर से आप निकाल सकते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होगा बेटा 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17, इसका 18, इसके बाद इसका 32, जर्मेनियम का 32, इसका बेटा 33, इसका 34, इसका 35 और क्रिप्टन का 36 होता है, 36। चलिए इसका होगा बेटा 50, 50 के बाद इसका 51, इसका 52, इसका 53 और इसका बेटा 54। जीनोन का 54 होता है। लेड का होता है बेटा 82, इसके बाद बिस्मथ का होता है 83, उसके बाद इसका होता है पोलोनियम का 84, एस्टेटिन का होता है 85 और इसका होता है 86। बहुत सारी जानकारी इस टेबल से मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है ना, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए अब थोड़ी एक लाइन खींच लेते हैं हम अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम आपको कुछ मेटेलॉइड, कुछ मेटल और नॉन मेटल बता सकें। तो एक लाइन आपको खींचनी है बेटा, बोरोन से, बोरोन सिलिकॉन, उसके बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद टेल्यूरियम और टेल्यूरियम के बाद बेटा एस्टेटिन। इस तरीके से एक लाइन आप खींच सकते हो। बोलो खींच सकते हो कि नहीं। इनको मैं बंद किए देता हूँ स्फेरिकल में, यानी एक गोले में बंद किए देता हूँ जो मेटेलॉइड है हमारे। देखो दिख रहा है ना आपको, मेटेलॉइड को मैंने बंद किया हुआ है। इसके बाद बेटा जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम भी बेटा मेटेलॉइड है। जर्मेनियम, एंटीमनी भी बेटा मेटेलॉइड है। पोलोनियम भी बेटा, पोलोनियम भी मेटेलॉइड है। तो पोलोनियम को भी मैंने इस तरीके से क्लोज कर दिया। अब जो बेटा गोले में एलिमेंट्स क्लोज कर दिए हैं मैंने, उनको हम कह रहे हैं मेटेलॉइड। उनको क्या कह रहे हैं, मेटेलॉइड कह रहे हैं। तो देखो एक तो कितने एलिमेंट्स हो गए जो मेटेलॉइड हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हैं बेटा, मेटेलॉइड हैं। याद कर लो 8 एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हैं, मेटेलॉइड हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बेटा मेटल जो हमारे मेटेलॉइड हैं, मेटेलॉइड से अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे, इधर दिख रहा है सही बच्चों को, इसको रेज कर देता हूँ मैजिक नंबर को, ठीक है ना। तो इससे ऊपर अगर बेटा चलते हैं, किससे ऊपर, ये ग्रुप भी हटा देता हूँ मैं, ग्रुप भी हटा देता हूँ। हमने बोला कि इसको हम कहते हैं बेटा, चलो यहीं से ले लेते हैं हम, यहाँ से मेटेलॉइड। बोरोन है हमारा बेटा क्या है, मेटेलॉइड है। मेटेलॉइड से बेटा हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमें मिलता है क्या, तो हमें मिलते हैं बेटा नॉन मेटल। क्या मिलता है, नॉन मेटल मिलता है, ठीक है ना। मेटेलॉइड से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें मिलते हैं बेटा मेटल, और मेटेलॉइड से इस साइड जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेटेलॉइड से राइट साइड जाने पर नॉन मेटल मिलता है। तो NM लिख दिया है हमने, NM लिख दिया है नॉन मेटल का, ठीक है ना, नॉन मेटल मिलते हैं। और मेटेलॉइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएं तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें बेटा मेटल मिलते हैं, ठीक है ना। सबको क्लियर हो गया। मेटेलॉइड से मैंने क्या बोला आपको, मेटेलॉइड से लेफ्ट साइड जाएंगे बेटा तो मेटल मिलेंगे, अप जाएंगे नॉन मेटल मिलेंगे, डाउन आएंगे आप तो मेटल मिलेंगे, और राइट साइड चलेंगे तो आपको नॉन मेटल मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो मेटेलॉइड की मैंने लाइन खींची हुई है, क्या खींची हुई है बेटा, मेटेलॉइड की जो लाइन खींची हुई है हमने ये वाली, इससे ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं इधर वाले, इनको हम कह रहे हैं क्या, नॉन मेटल कह रहे हैं।
और मेटेलॉइड से नीचे वाले इतने जो एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, देखो एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, स्टेनस है, लेड है, बिस्मथ है, ये सभी क्या है बेटा, ये सभी मेटल हैं। क्योंकि नीचे यानी डाउन, नीचे की तरफ आने पर हमें मेटल मिलते हैं, ऊपर जाने पर मेटेलॉइड से ऊपर जाने पर नॉन मेटल, और मेटेलॉइड से राइट साइड जाने पर नॉन मेटल मिलते हैं, और मेटेलॉइड से लेफ्ट साइड जाने पर हमें मेटल मिलते हैं। चलिए क्लियर हो गया, इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। मैजिक नंबर मैंने बता दिया, मेटल नॉन मेटल भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। अब इन ग्रुप को हम कहते क्या है वो भी आप समझ लें, ठीक है ना। इसको कहते हैं बेटा बोरॉन फैमिली, इसको कहते हैं बोरॉन फैमिली, इसको कहते हैं बेटा कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। इसको जो 15 ग्रुप के एलिमेंट हैं इनको कहते हैं निक्टोजन। क्या कहते हैं, निक्टोजन कहते हैं, PNICTOGEN, निक्टोजन कहते हैं। 16 ग्रुप के एलिमेंट को बेटा कैल्कोजन कहते हैं, कैल्कोजन कहते हैं, दिख रहा है ना। चलिए ज़्यादा ऊपर हो गया, नीचे कर देता हूँ। 16 ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं बेटा कैल्कोजन, इनको कहते हैं 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को हेलोजन्स, और इनको बेटा कहते हैं क्या, इनर्ट गैसेस। इसको कहते हैं 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को इनर्ट गैसेस। बोलो क्लियर हो गया ना, सब दिख रहा है ना आपको। हमने क्या बोला, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, निक्टोजन, कैल्कोजन, हेलोजन्स और इनर्ट गैसेस, ये हमने नाम लिखे हुए हैं। चलिए नोट कर सकते हैं आप। मैजिक नंबर नीचे से भी हटा रहा हूं मैं, है ना, मैजिक नंबर को नीचे से भी मैं इरेज कर रहा हूँ। अब तो ये आपको आ गया ना, मैजिक नंबर एटॉमिक नंबर बनाना आ गया। नंबर ऑफ बैलेंस सेल, हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, कि किस ग्रुप में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो इधर लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। चलिए टेबल में बहुत सारी जानकारी मिल रही है आपको, ठीक है ना। ये टेबल को बनाते रहेंगे आप हमारे साथ में, ठीक। चलिए नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसके पास बेटा 3 होते हैं, इसके पास 4 होते हैं, इसके पास 5, इसके पास होते हैं बेटा 6, इसके पास होते हैं 7, और इसके पास होते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने, 8 होते हैं। डॉट सिंबल की बात कर लेते हैं यहीं पर, है ना, डॉट सिंबल की बात कर लेते हैं, फिर बैलेंस ही बता देते हैं हम, हैं। चलिए इसको कहते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इसी में हम 2 कॉलम किए देते हैं, 2 कॉलम किए देते हैं क्योंकि नीचे स्पेस कम दिख रहा है। डॉट सिंबल की बात करते हैं बेटा, डॉट सिंबल क्या होगा, डॉट सिंबल में सभी के नीचे हम एम लिख रहे हैं, देखो दिख रहा है ना, सभी के नीचे हम एम लिख रहे हैं। इसमें बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को हमें फिल करना होगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है बेटा, तो 1 2 3। इसमें कितने 4, 1 2 3 4। इसमें कितने 5, तो 1 2 3 4, और ये बेटा 5। इसमें कितने 6, तो 1 2 3 4 5, और ये 6। इसमें कितने हैं 7 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, और ये 7। और इसमें कितने हैं 8 हैं इसमें, तो इसमें 8 फिल करने हैं, 2 3 4 5 6 7, और ये 8। डॉट सिंबल की बात कर ली। अब हम बैलेंसी की बात कर लेते हैं, बैलेंसी कितनी होगी। तो बैलेंसी सभी बच्चों को पता है, बैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट्स के पास बेटा जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने क्या बोला, किसी भी एलिमेंट्स के पास जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी उसकी बैलेंसी होती है। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं, उतनी उसकी बैलेंसी होती है। तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो इस फैमिली में सभी एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा 3, इसमें है बेटा 4, और इसमें कितने हैं बेटा, बोलो 3 हैं। नाइट्रोजन फैमिली में 3 हैं, जिसको निक्टोजन कह रहे हैं। इसमें बेटा 2 हैं, इसमें 1 है, और इसमें 0 है। चलिए टेबल को बना सकते हैं आप जल्दी से, बहुत सारी बातें बता दी मैंने टेबल में, जल्दी कर लें आप।
अब बेटा ग्रुप 13 हमें पढ़ना नहीं है, ग्रुप 14 हमें पढ़ना नहीं है, तो स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप 15 से। ग्रुप 15 के एलिमेंट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रुप 15 को निक्टोजन, निक्टोजन के नाम से भी जाना जाता है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को। बोलो, नाम याद रखें आप, एमसीक्यूज क्वेश्चन बनाने के लिए नाम को याद रखना पड़ेगा। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को हम निक्टोजन्स के नाम से भी जानते हैं, ग्रुप 16 को हम कैल्कोजन कहते हैं, और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं हेलोजन्स, हेलोजन्स कहते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा ग्रुप 15। ग्रुप 15, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को हम किस नाम से जानते हैं? निक्टोजन कहते हैं। देख, ठीक है ना बेटा? और क्या कहते हैं इनको? निक्टोजन कहते हैं, निक्टोजन कहते हैं, याद कर लो, निक्टोजन कहते हैं। ठीक, अब चलिए एक टेबल फिर बनाते हैं हम। ग्रुप 15 नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड मतलब स्मॉल एन, स्मॉल एन, नंबर ऑफ पीरियड कहते हैं स्मॉल एन को। ठीक है ना बेटा? तो नंबर ऑफ पीरियड हो गया स्मॉल एन। यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिमेंट्स के, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 में। या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, उसके बाद कॉलम है बेटा वैलेंसी, उसके बाद कॉलम है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। इतने कॉलम बनाने हैं और फिर कंपाउंड वाला कॉलम बनाना है आपको। इधर बना देते हैं हम, दिख रहा है ना कंपाउंड। कौन कौन से कंपाउंड बनाएंगे ये? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम बेटा। पीरियड नंबर, पीरियड नंबर बेटा 2, 3, 4, 5 और ये 6 दिख रहा है ना? चलिए सभी बच्चों को दिख रहा है, थोड़ा दूर दूर कर देते हैं। 4, उसके बाद 5 और उसके बाद बेटा 6। इस तरीके से आप टेबल को बना लें। इस टेबल से लगभग मैं समझ रहा हूँ कि आधा नाइट्रोजन फैमिली के बारे में आधी जानकारी इसी टेबल से आपको मिलने वाली है। फिर रह गया यानी 50% जानकारी इस टेबल से मिल जाएगी, उसके बाद 50% रह गया वो अगले लेक्चर में हम दे देंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं, है ना? एलिमेंट्स थोड़ा छोटा लिख देते हैं ताकि वो वाला कॉलम थोड़ा बड़ा हो जाए। एलिमेंट्स, ठीक है ना? एल बाद बेटा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा इधर कर देते हैं। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना? अब चलिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वैलेंसी वाला कॉलम हो गया और ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉलम हो गया, ठीक है ना? इधर हम लाइन खींच देते हैं बेटा नीचे इस टाइप से। टेबल से बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, ध्यान देना आप मेरी बातों पर। ये है पीरियड 6। तो नाइट्रोजन फैमिली में बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं अभी हमने लिखे थे, कितने बच्चों को याद हो चुके हैं बता दो मुझे। नाइट्रोजन फैमिली में हमने एक वर्ड बोला था, एक लाइन बोली थी कि नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। इतना नहीं याद कर पाया? बोलो हो गया, हो गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है ना? याद कर लो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, सभी बच्चों को याद हो गया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ सभी को याद हो गया होगा। चलिए लिखते हैं अब। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल होता है बेटा एन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बेटा बिस्मथ। नीचे वाला दिख रहा है ना बिस्मथ? चलिए दिख रहा है, बिस्मथ दिख रहा है सभी बच्चों को, वेरी गुड। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका 15, इसका 33 होता है, इसका 51 होता है और इसका बेटा 83 होता है, 83 होता है।
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेटा अगर हम बात करें तो क्या होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपरी लिख देते हैं हम। एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2 होगा बेटा और NP3 होगा, NH2 होगा और NP3 होगा, ठीक है ना। और यहाँ लिख देते हैं ND0, ND को 0 कर देते हैं अभी। अब देखो इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका पीरियड नंबर क्या है, 2 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बेटा 2H2 और 2P बेटा 3, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल है ही नहीं है, नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। फॉस्फोरस की बेटा बात करें तो फॉस्फोरस का क्या होगा, 3H2 और बेटा 3P3 और 3D बेटा 0। आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक का क्या होगा, 4H2 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4P3 और 4D बेटा 0। इसके बाद एंटीमनी की बात करें, Sb की बात करें तो 5H2 के बाद बेटा 5P3 और 5D 0। इसके बाद बिस्मथ यानी 6H2 और 6P3 और 6D बेटा 0। चलिए सभी बच्चों को दिख रहा होगा, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सभी को आना चाहिए, लिखना आना चाहिए ना, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बनाना आना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा बैलेंसी की बात करते हैं तो सभी की बैलेंसी हमने बताया था कि किसी भी एलिमेंट्स के पास जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने क्या बोला, किसी एलिमेंट्स के पास जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी उसकी बैलेंसी होती है। तो ग्राउंड स्टेट में सभी की बैलेंसी कितनी नजर आ रही है, देखो इसके पास भी 3 अनपेयर्ड है, इसके पास भी 3 अनपेयर्ड है, इसके पास भी 3 अनपेयर्ड है, यानी सभी के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बैलेंसी सभी की बेटा कितनी होगी, 3 तो सबकी होगी ना, 3 सबकी होगी, 3 बैलेंसी बेटा सभी एलिमेंट्स की होगी, ठीक है ना, 3 बैलेंसी सभी एलिमेंट्स की होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या बैलेंसी और भी होगी इनकी। देखो अगर ये वाला S का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के यहाँ चला जाए, देखो इसका जो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, S सबसेल के पास बेटा एक ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उन रूल से फिल करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है। इस P में देखो बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो होल्ड रूल से फिल करेंगे तो तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 3 हुए, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो नहीं पाएगा, इस रीजन से इसकी वैलेंसी ओनली 3 रहेगी। मतलब क्या हुआ, रीजन में क्या लिखना है आपको कि वैकेंट d ऑर्बिटल एब्सेंट, वैकेंट d ऑर्बिटल एब्सेंट। नाइट्रोजन में वैकेंट यानी खाली d ऑर्बिटल नहीं होता है, यानी एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का जो S का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी एक्साइटेड होता है बेटा जब किसी भी एलिमेंट्स के पास खाली d ऑर्बिटल होता है। अगर d ऑर्बिटल नहीं है, खाली नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब चलिए आगे चलते हैं बेटा, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके और कहाँ पर पहुंच जाए, देखो इसके पास एक ऑर्बिटल होगा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, P के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 फिल हुए हैं इसमें, यानी हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड का मतलब आधा भरा हुआ ऑर्बिटल है, ठीक है ना। अब बात करते हैं D के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, D के पास बेटा 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके यहाँ आ जाए तो कितने अनपेयर्ड हो गए, 3 तो पहले ही अनपेयर्ड थे बेटा, ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर फिल हो जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा 5। तो बैलेंसी फॉस्फोरस की 3 भी होगी बेटा और 5 भी होगी, क्योंकि जितने किसी एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी बैलेंसी होगी। चलिए इसी टाइप से इसकी 3 भी होगी बेटा और 5 भी होगी, इसकी 3 भी होगी और 5 भी होगी, किसकी, एंटीमनी की बैलेंसी 3 भी होगी और 5 भी होगी, लेकिन बिस्मथ की ओनली 3 होगी, ओनली 3 होगी, ठीक है ना। इसकी बैलेंसी 5 क्यों नहीं होगी, रीजन क्या है, क्योंकि 6 है, इसके पास खाली d ऑर्बिटल भी है, इसके पास खाली d ऑर्बिटल भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को। इलेक्ट्रॉन
6s का एक्साइटेड नहीं हो सकता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि 6d और 6s दोनों ही ऑर्बिटल की एनर्जी में काफी डिफरेंस होने के कारण 6s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके d ऑर्बिटल में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी में काफी अंतर होता है। इसलिए इसकी वैलेंसी ओनली 3 रहेगी। उसको हम कहते क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। किसके कारण बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसकी वैलेंसी 3 रहेगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन है 6s का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होके 6d में नहीं पहुंच पाता है, 6d में नहीं पहुंच पाता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें बेटा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? देखो मैं बता रहा हूं कि एक्साइटेड स्टेट में किसी भी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी माइनस में नहीं होती है। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला किसी एलिमेंट्स की एक्साइटेड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी माइनस में नहीं होती है, वो हमेशा प्लस में होती है। किस में होती है बेटा? प्लस में होती है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 भी होगी बेटा और +3 भी होगी, -3 और +3। फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस की बेटा -3 भी होगी, +3 भी होगी और +5 भी होगी। ऐसे ही आर्सेनिक की बात करें तो -3 होगी, सॉरी आर्सेनिक की बात करें तो -3 भी होगी बेटा, +3 भी होगी और +5 भी होगी, +5 भी होगी। ठीक है ना? उसके बाद हम एंटीमनी की बात करते हैं। एंटीमनी और बिस्मथ बेटा दोनों क्या हैं? मेटल हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उनको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो दो तरह के होते हैं। तो ये मेटल है, तो मेटल क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी होगी बेटा और +5 भी होगी। लेकिन बिस्मथ की अगर बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा वो ओनली +3 होगी। और दोनों ही ये क्या है बेटा? दोनों ही मेटल हैं, दोनों ही मेटल हैं। एंटीमनी और बिस्मथ दोनों ही मेटल हैं। और आर्सेनिक बेटा नॉन मेटेलॉइड है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है? नॉन मेटल है। आर्सेनिक केवल मेटेलॉइड है। इतनी बातें आप नोट कर लें जल्दी से। बोलो, बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बेटा कि कंपाउंड कौन कौन से बनाएगा। नाइट्रोजन केवल है, क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना के देखते हैं, ओनली एक हेलोजन के साथ में, क्लोरीन के साथ में। तो देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड तो हो नहीं पाता है, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 होती है। तो जब वैलेंसी 1 होती है तो किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा? देखें आप, NCl3 बना सकता है, NCl5 नहीं बना सकता है। रीजन क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन है 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड नहीं हो पाता है। बोलो, क्लियर हो रहा है? तो NCl3 बनाएगा ओनली। देखो फॉस्फोरस क्या क्या बना सकता है? फॉस्फोरस की वैलेंसी बेटा कितनी है? 3b है और 5b है। देखो 3b है और 5b है, तो क्या बना सकता है? PCl3 भी बना सकता है और PCl5 भी बना सकता है। आर्सेनिक की बात करते हैं। आर्सेनिक क्या क्या बना सकता है? देखो AsCl3 बना सकता है, AsCl3 और AsCl4 भी बना सकता है। अब बात करते हैं एंटीमनी की। एंटीमनी क्या बना सकता है? SbCl5 बना सकता है, SbCl3 भी बना सकता है और SbCl5 भी बना सकता है। लेकिन बिस्मथ केवल ViCl3 बनाएगा। बिस्मथ क्या बनाएगा? केवल ViCl3। बिस्मथ ट्राइक्लोराइड ही बना सकता है, एक ही टाइप का कंपाउंड बनाएगा। तो इस टेबल को आप जल्दी से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं, बताते हैं आपको। यह पॉइंट आया था इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए बेटा बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। हेडिंग लगा लेंगे आप, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसी भी ग्रुप में
हम सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं बेटा, ये नहीं कि हम एक ग्रुप की बात कर रहे हो। इनर्ट पेयर इफेक्ट सभी में देखने के लिए मिलता है, सभी ग्रुप में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सभी ग्रुप में इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसी ग्रुप में, मैंने क्या बोला, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कंसंट्रेट होके एक बार में याद हो जाएगा, गारंटी है मेरे पास। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसी ग्रुप में अप टू बॉटम जाने पर, अप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे जाने पर बैलेंस एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की, बैलेंस एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग नहीं हो पाती है, जिससे वह बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। अपने वर्डों को मैं रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, फिर आप कंसंट्रेट होकर सुनेंगे और मैं चाह रहा हूं कि आपको यही याद हो जाए। तो पी हमने बोला था बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट में कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसी ग्रुप में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसी ग्रुप में अप टू बॉटम जाने पर, अप टू बॉटम जाने पर बैलेंस एस ऑर्बिटल, बैलेंस एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग नहीं हो पाती है, जिससे वह बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। एन को कहते हैं नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है ना, नंबर ऑफ पीरियड ये है 15 ग्रुप, फिफ्थ ए। यहाँ पर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं हम NH2 और NP3 और ND बेटा 0, ठीक है ना। एक टेबल बनाते हैं, इस टेबल से हम समझते हैं पीरियड क्या है हमारे पास, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ और ये बेटा 6 पीरियड। कौन कौन से एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। एटॉमिक नंबर सभी के पता है, मैजिक नंबर से मैंने याद कराए थे आपको, यानी 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32, ये मैजिक नंबर आप याद रखें एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए या पता करने के लिए। तो 7, 15, 33, 51 बेटा और ये 83, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स थे। अगर हम बात करें इधर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बेटा, तो NH2 यानी 2H2 तो होगा, NP3 भी होगा, लेकिन ND0 नहीं होता है, ND0 नहीं होता है। फॉस्फोरस की बात करें तो NH2 भी होगा, NP3 भी होगा, ND भी होगा, इसमें ND भी होगा। इसकी बात करें बेटा आर्सेनिक की, तो इसमें NH2 भी होगा, NP3 भी होगा और ND0 भी होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। खाली d ऑर्बिटल भी होता है ना, सबके पास खाली d ऑर्बिटल होता है, लेकिन इसकी बात करें तो इसमें ये भी होगा, NH2, NP3 भी होगा, ND भी होगा, ND भी होगा, लेकिन इस पर क्या होता है, कुछ इफेक्ट पड़ता है, कुछ इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इसमें क्या बात करें, इसमें देखो बिस्मथ में बेटा NH2 होगा और NP3 होगा, लेकिन ये नहीं होगा, और इसमें भी बेटा ये नहीं होगा, ND नहीं होगा। इन दो नीचे वाले एलिमेंट्स में ND नहीं होगा, एक नाइट्रोजन में ND नहीं होगा। ऊपर वाले का रीजन क्या है कि वहां पर d ऑर्बिटल है नहीं है, और यहां पर क्या है कि बेटा क्या है, d ऑर्बिटल तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके उसमें नहीं पहुंच पाता है। तो ऑर्बिटल तो है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऑर्बिटल है, इसमें भी है, ये भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड क्यों नहीं हो पाता है, वहां पहुंच क्यों नहीं पाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, क्योंकि रीजन ये होता है कि दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी में काफ़ी अंतर होता है, इस रीजन से इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइटेड होके खाली या वैकेंट d ऑर्बिटल में नहीं फिल हो पाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कि मैंने बोला कि बिस्मथ की मैंने बात की है बेटा, तो बिस्मथ को अगर हम ले लें, इसको इरेज कर देते हैं हम, नोट कर लिया होगा आपने। बिस्मथ की अगर हम बात करें, बिस्मथ की अगर हम बात करें बेटा Bi की, देखिए आप 83 एटॉमिक नंबर होता है इसका, 83 होता है, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6
और बेटा दिख रहा है ना 3p6 के बाद 4s2 3d10 4p6 4p6 5s2 और 5s2 के बाद बेटा आएगा 4d10 4d10 के बाद बेटा आएगा 4d10 के बाद आएगा 5p6 5p6 के बाद बेटा 4f14 5p के बाद आएगा 6s2 6s के बाद आएगा बेटा 4f14 4f के बाद आएगा 4f के बाद आएगा बेटा देखें आप, चलिए देखते हैं 4f के बाद आ गया 5d10 5d10 के बाद 6p3 ठीक है ना। अब देखते हैं हम कि दोनों ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड क्यों नहीं हो पाता है, रीजन क्या है। तो p हमने बताया था कि p ब्लॉक एलिमेंट्स में ऊपर से नीचे आने पर, या ऐसे कह सकते हैं कि p ब्लॉक एलिमेंट्स में भारी एलिमेंट्स के जो भारी एलिमेंट्स होते हैं उनके s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड नहीं हो पाता है। एक्साइटेड जब नहीं हो पाता है तो d ऑर्बिटल में नहीं पहुंच पाता है। मतलब रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं होता है क्योंकि दोनों और सेम एनर्जी लेवल के, क्या बोला मैंने, सेम एनर्जी लेवल के दोनों ऑर्बिटल में एनर्जी का काफी अंतर होता है, एनर्जी का काफी अंतर होता है, इस रीजन से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होता है। अब देखिए 6s कहां पर है, 6s है बेटा यहाँ पर, 6s है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद आने वाला है बेटा, मैंने यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। 6s के बाद आया है 4f14 5d10 और 6p3। अब 6p के बाद आता है बेटा 7s, 7s में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करूंगा मैं। 7s के बाद आएगा वो बेटा 5f के बाद आने वाला है 6d, 5f के बाद आने वाला है 6d। तो इधर नहीं दिख रहा है तो नीचे लिख देता हूं मैं बेटा 6d। देखो कितना अंतर नजर आ रहा है 5f के बाद, यानी 6s यहाँ पर है और इसके बाद कितने ऑर्बिटल बीच में पड़े हैं, उसके बाद आया है 6d। देखो 1 2 3 4 5, यानी 5 ऑर्बिटल के बाद तब आ रहा है 6d। तो इसलिए इस ऑर्बिटल की एनर्जी में और 6d के ऑर्बिटल की एनर्जी में काफी अंतर होता है। इस रीजन से ये 6s का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड नहीं हो पाता है। इसलिए बिस्मथ केवल एक ही तरह की वैलेंसी को शो करता है, यानी 3 वैलेंसी को शो करता है, और इसी रीजन से वो केवल BiCl3 कंपाउंड बनाता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो संयोजी हमने क्या बोला था, बैलेंस s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग नहीं हो पाती है, इस रीजन से वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग में हमने बताया था कि बॉन्ड फॉर्मेशन में वही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं जो अनपेयरिंग होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, केवल कभी भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं। ध्यान रखना मैंने क्या बोला कि बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो बेटा ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी अनपेयरिंग जब नहीं हो पाएगी, यानी s के पास एक ऑर्बिटल होता है, पेयर्ड है ये, इसकी जब अनपेयरिंग नहीं हो पाएगी तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं ले सकता है। तो एक बार फिर बता देता हूं मैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट में कि p ब्लॉक एलिमेंट्स में किसी ग्रुप में, p ब्लॉक एलिमेंट्स में किसी ग्रुप में अप टू बॉटम जाने पर, जब अप टू बॉटम आएंगे तो एलिमेंट्स का जो आकार है वो बढ़ता जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाते हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के रीजन से एटम का जो साइज होता है, उसका जो आकार होता है वो हमेशा बढ़ता जाता है। तो p ब्लॉक एलिमेंट्स में अप टू बॉटम जाने पर बैलेंस s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग नहीं हो पाती है। बैलेंस s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग, कौन सा बैलेंस s ऑर्बिटल, यानी 6s इलेक्ट्रॉन की अनपेयरिंग नहीं हो पाती है। इस रीजन से क्या होता है कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी भाग नहीं लेता है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट।
चलिए तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी बच्चों को थैंक यू क्लास लेने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्लास में हम नाइट्रोजन फैमिलीज की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी, यानी जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन फैमिली लेक्चर नंबर 2 में हम शो करेंगे। चलिए थैंक यू।